Hello guys, welcome to SD Learning. My name is Toyesh Pandey. I am your physics mentor and today we are going to start the first chapter of Maharashtra Board Rotational Dynamics. Okay, we are going to start with the chapter Rotational Dynamics, the first chapter of Maharashtra Board. So before starting the chapter, main chapter Rotational Dynamics, we are going to discuss about some basic term which we have already studied in the 11th standard. Like the first, there was a chapter in the 11th standard, motion in two dimension. There was a chapter motion in two dimension. In that chapter, we have studied the basics about the circular motion. Now, what is circular motion? When the particle is revolving, when the particle is moving in a circular track, so that is called as a circular motion. And in that chapter, motion in two dimension, we have already studied about the projectile motion. Now, what is projectile motion? Like when the particle is projected and it follows the parabolic path. It follows the parabolic path. It is projected from here. It will go up and then come down. When it follows the parabolic path, that is the projectile motion. And now what is oscillatory motion? Here the particle is performing to and fro motion. जब particle to और fro motion perform कर रहा है तो उसे बोलेंगे oscillatory motion. ये तीनों चैप्टर्स के बेसिक्स आपने ऑसिलेटरी मोशन अभी नहीं पढ़ा होगा. ऑसिलेटरी मोशन आपको आएगा इस 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में. आपको इसके बारे में डिटेल में एक चैप्टर दिया है ऑसिलेटरी मोशन. तो ये सब जो चैप्टर्स थे आपने पार्टिकल में पढ़े थे, पर आज का जो चैप्टर है वो है रोटेशनल डायनेमिक्स. अच्छा, जब मैं टर्म रोटेशनल बोलता हूं जनरली आपके दिमाग में क्या आता है? रोटेशनल, जब मैंने टर्म बोला रोटेशनल तो आपके दिमाग में जनरली क्या आता है कि कोई तो चीज घूमने वाली होगी, सिंपल. और जब मैं सर्कुलर बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? इसमें भी कोई तो चीज घूमने वाली होगी. तो सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेशनल? इन सर्कुलर, ये तीनों जब मैंने टॉपिक बोला, इन सर्कुलर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पार्टिकल. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्टिकल रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ. एंड इन रोटेशनल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉडी मूविंग इन ए circular path, body rotating. We are going to in rotational motion we are going to discuss about the body, and in circular motion we are going to discuss about the particle. Now I will give some example about the particle and body. Now suppose if I ask you all कि मैं particle हूं या body, what is the answer? कि मैं particle हूं या body? Definitely you all will say I am a body, कि मैं body हूं. But I will give example. Let's clear the concept. Suppose I am standing here and I have to walk 4 steps from here. 1, 2, 3, 4. I have to walk 4 steps from here. इस 4 step के सामने मैं क्या हूं? इस 4 step के with respect to this dimension, what I am? I am a body. Second example, ना? इस 4 step के dimension के सामने मैं एक body हूं. Second example, मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझे यहां से कुर्ला स्टेशन जाना है. कुर्ला स्टेशन, यहां पर एक पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, यहां से मुझे कुर्ला स्टेशन जाना है. ये पॉइंट को अगर मैं रफ कर दूं, ये पॉइंट को अगर मैं ऐसे रफ कर दूं, क्या कुर्ला स्टेशन के डिस्टेंस में कोई फर्क आया? अभी भी सेम डिस्टेंस, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पॉइंट रफ किया. तो इस डायमेंशन के सामने यहां से कुर्ला स्टेशन जो इतना बड़ा पाथ है, उस डायमेंशन के सामने मैं क्या हूं? एक पार्टिकल हूं. और इस डायमेंशन के सामने मैं क्या हूं? बॉडी हूं. मैं और एक एग्जांपल देता हूं. तो टोटली इट मीन्स कि जब भी हम अपने किसी को देख रहे, पार्टिकल या बॉडी, वी हैव टू सी विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग. लाइक विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायमेंशन आई एम ए बॉडी, बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायमेंशन, दिस बिग डायमेंशन फ्रॉम हियर टू कुर्ला स्टेशन, व्हाट आई एम जस्ट एन पार्टिकल. आई विल गिव वन एग्जांपल. नाउ व्हाट इज अर्थ? अर्थ इज एन पार्टिकल और बॉडी. डेफिनेटली अर्थ बहुत बड़ा है, कोई पार्टिकल नहीं बोलेगा. बट सपोज ये डायग्राम है आपके पास यूनिवर्स का. सन सेंटर है और अर्थ रिवॉल्व कर रहा है. अर्थ रिवॉल्व कर रही है पूरे डायमेंशन में. हाउ मच टाइम अर्थ इज गोइंग टू टेक टू रिवॉल्व होल वन कंप्लीट रिवोल्यूशन? 365 डेज, 1 ईयर. 365 डेज अर्थ टोटल इसको रिवॉल्व करने में इसको लेगा. तो अर्थ is an particle in front of this dimension because it is going to take 365 days because this path is very long na, as compared to the earth size. So earth is an particle with respect to universe diagram, but generally earth is an body. So वैसे ही कि मैं एक body हूं, but जब हम देखेंगे exactly with respect to, तो ये चेक करना पड़ेगा कि इसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं.
मैं पार्टिकल हूं, ये बॉडी। सो हमेशा याद रखो पार्टिकल और बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू देखेंगे पूरे फिजिक्स में, प्रॉपर। सो हियर टोटली आई हैव डिवाइडेड द मोशन पार्ट इनटू 3 कैटेगरी। वी हैव नो 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मीन्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। 1 डायमेंशन मोशन क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। When we are doing the motion in a, suppose मैं यहां से यहां पर वॉक करके आया, क्या क्या टर्म्स इसके अंदर आ गया? मैंने 4 स्टेप वहां से यहां पर वॉक किया, क्या क्या टर्म्स आ गए इसके अंदर? वेलोसिटी आ गया, मैं एक सर्टेन वेलोसिटी से वॉक किया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, टाइम आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया। सो when we will be studying about these terms, velocity, initial velocity, time, acceleration, displacement, that is the kinematics part। जब हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पढ़ेंगे, दैट इज द काइनेमेटिक्स पार्ट। अच्छा, मैं यहां से यहां तक वॉक क्यों कर पाया? बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज आई हैव एनर्जी, बिकॉज ऑफ द फोर्स, कि मैंने खुद को फोर्स दिया, कुछ को एनर्जी प्रोवाइड किया और इसलिए वॉक कर पाया। सो व्हेन वी विल बी स्टडिंग अबाउट दैट फोर्स, दैट इज द डायनेमिक्स, दैट इज द डायनेमिक्स ऑफ द लीनियर मोशन, बिकॉज आई हैव डन हियर द लीनियर मोशन। ये लीनियर मोशन का डायनेमिक्स है। तो इस चैप्टर में आप देखोगे ये डायनेमिक्स दिया है। मैकेनिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब आप टर्म्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, तो काइनेमेटिक्स। और डायनेमिक्स मींस आप रीजन पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे कि क्यों हो पाया। तो व्हाट इज द कॉज हियर? बिकॉज ऑफ माई मोशन। व्हाट इज द कॉज ऑफ माई मोशन हियर? इज द फोर्स, बिकॉज ऑफ द फोर्स। और ये लीनियर मोशन है। अगर मुझे कोई चीज को घुमाना है, सपोज मुझे कोई चीज को घुमाना है, तो मुझे क्या लीनियर फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है? सपोज एक जार है, उसका बड़ा एक जार का ढक्कन है, उसे मुझे घुमाना है। बॉटल है, उसका ढक्कन है, उसे मुझे घुमाना है। तो मुझे क्या लीनियर फोर्स अप्लाई, हम लोग लीनियर फोर्स अप्लाई करते हैं? नहीं, लीनियर फोर्स नहीं अप्लाई करते। वी यूज टू अप्लाई द टॉर्क, द कपल फोर्स, वी यूज टू अप्लाई द टॉर्क। तो वो टॉर्क जो है, और टॉर्क अप्लाई करने से वो बॉटल का जो ढक्कन है वो घूम जाएगा, जार का जो ऊपर टॉप पार्ट है वो घूम जाएगा। तो जब कोई भी चीज घूमेगा, दैट इज द रोटेशनल मोशन, और उसे अप्लाई करने के लिए टॉर्क चाहिए। तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या मेन था? टॉर्क। दैट इज द कॉज। रोटेशनल मोशन का कॉज क्या है? टॉर्क। सो डायनेमिक्स इज द कॉज, रीजन कि रोटेशनल किसके वजह से हो रहा है, कोई बॉडी क्यों घूम रही है, वो जब पढ़ेंगे तो दैट इज द डायनेमिक्स। वी विल कम ऑन दैट पार्ट। सो हियर 1 डायमेंशन मोशन मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशन मोशन मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन आपने ऑलरेडी 11th में बेसिक्स पढ़ा था, कोनिकल पेंडुलम और कुछ फॉर्मूले, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v इक्वल टू r ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो सब हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे। एंड थर्ड इज विच इज नॉट इन योर टॉपिक, 3 डायमेंशन मोशन विच इज द मोशन इन स्पेस। x एक्सिस भी रहेगा, y एक्सिस भी रहेगा एंड z एक्सिस भी रहेगा। आपने 2 डायमेंशन का बेसिक्स पढ़ा है, पर आज सर्कुलर मोशन को और डेप्थ से पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। पहले ये चैप्टर रोटेशनल मोशन करके 3rd चैप्टर था आपके प्रीवियस टेक्स्ट बुक में, पर अब रोटेशनल डायनेमिक्स में सर्कुलर मोशन का बहुत सारा पार्ट है, फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन आएगा। सो द मेन थिंग इज क्लियर, होप सो दैट वी आर गोइंग, सर्कुलर मोशन इज द चैप्टर विच विल बी स्टडी ऑन पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन इज द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन ए बॉडी। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल सर्कल पाथ में रिवॉल्व करेगा और रोटेशनल मोशन में बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी। मैं एक इन टेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता हूं, आइडेंटिफाई विच इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन एंड विच इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। द टिप ऑफ द, लिसन इट केयरफुली, एग्जांपल, द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए हैंड वॉच, द टिप ऑफ द minute hand of a hand watch is moving in a circular path. The tip of a minute hand of a hand watch is moving in a circular path. And second, the hour hand, the whole hour hand of a watch is moving in a circular path. So which one is the example of circular motion and which one is the example of rotational motion? So basically जब मैंने टिप बोला, the tip of the minute hand, तो आपको सिर्फ टिप को ही देखना है और बाकी नहीं देखना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, भी 12, आपको 12 सम्स है आपके टेक्स्ट बुक में, वो सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। रिम का, एंड का एक सम्स है। तो जब आपको टिप बोला तो आपको सिर्फ टिप देखना है, तो टिप देखोगे तो सिर्फ एक पॉइंट घूम रहा है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। और जब मैंने हावर हैंड बोला, पूरा हावर हैंड, तो आपको पूरा वो घड़ी का पूरा हैंड देखना है। जब पूरा हैंड है तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल ना,
द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज दैट कॉल्ड? बॉडी. तो ये पूरा बॉडी जब घूम रहा है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एन रोटेशनल मोशन. So as I said, this chapter rotational dynamics is actually divided into two parts in your textbook. The first is the circular motion. First we are going to study about the circular motion, and the second part we will actually start the rotational motion. Rotational motion एक half part के बाद start होगा. पहले ही आपको circular motion ही दिया है इस chapter में. Starting में आपने जो 11 में पढ़ा था थोड़ा सा काइनेमेटिक्स था, खाली कोनिकल पेंडुलम और एक छोटा बेसिक टर्म्स. तो अभी यहां पर सर्कुलर मोशन का हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे और बेसिक्स काइनेमेटिक्स भी. आपको स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स रिवीजन देना होगा और डेप्थ से आपको थोड़ा रिवीजन है. फिर डायनेमिक सर्कुलर मोशन का पढ़ेंगे, फिर रोटेशनल मोशन चैप्टर स्टार्ट होगा. तो आपका जो रोटेशनल डायनेमिक्स है इसके अंदर दोनों पार्ट है, सर्कुलर मोशन भी और रोटेशनल मोशन. सो द फर्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. फर्स्ट आई हैव रिटन हियर द सर्कुलर मोशन डेफिनेशन. बेसिक डेफिनेशन है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. मोशन ऑफ particle along the circumference of circle. Motion of particle along the circumference of circle. If you all have to give an example, what is an example? Motion of earth around the sun, and say more example, motion of moon around the earth. या फिर आपने एक स्टोन टाइट किया एंड ऑफ द स्ट्रिंग में और उसको वेल्ड कर दिया, उसको ऐसे वेल्ड कर दिया. That is an example of a circular motion. So these are the basic example of circular motion. We have already discussed about the circular motion. आपने 11 में भी पढ़ा है, 12 में सिर्फ मैंने आपको बेसिक्स एग्जाम्पल आपको याद रखना है, डेफिनेशन लिख दिया है. सेकंड डेफिनेशन इज द रेडियस वेक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस वेक्टर. आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में रेडियस पढ़ा रहेगा. व्हाट इज द रेडियस? मीन्स इट इज इन द सर्कल ना. That is the circle, radius of the circle. We have already studied about the radius, but here is a term radius vector. And you already know about the vector. When the word vector comes, means it will have the magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. So here I am writing the definition. Line joining the center of the circle. Line joining the center of the circle means from O. Line joining the center of the circle and position of the particle. Position of the particle at circumference of circle. Position of particle at the यहां पार्टिकल है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एट दैट इंस्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, टाइम जीरो पे. टाइम जीरो पे पार्टिकल किधर पे है? पी पे. थोड़े टाइम टी के बाद पार्टिकल कहां चला गया? क्यू पे. पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पहले पॉइंट पी पे है पार्टिकल, फिर पॉइंट क्यू पे चला गया ऐसा रोटेट होकर. तो ये है रेडियस वेक्टर. वेक्टर मींस इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. रेडियस वेक्टर का और एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर. Why it is called a position vector? अच्छा, here I am saying the radius is OP. OP. When I am saying OP, where is the position of the particle? On P. P पे है particle. When I am saying OQ, where is the position of particle? On Q. When I will say OR, where is the position of particle? On R. OS. तो particle ऐसे ऐसे से घूमता जा रहा है, तो it also shows the position. So it is also even called as position vector. अच्छा, if it is the vector quantity, definitely it will have the direction. तो इसका direction का मैंने आपको term दिया. The direction of radius vector is along the radius and away from the center of circle. COC means center of the circle. Is along the radius and away from the center of the circle. Along the radius and away from the center of the circle. Along the radius and away from the center of the circle. अच्छा, let me know that does R1 radius vector and R2 radius vector are same or not? R1 radius vector and R2 radius vector are same or not? Not, because they have the same magnitude but they don't have the same direction. इसका डायरेक्शन देखो इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो the both vector are not same. R1 and R2 both vector are not same, but does their magnitude are same? Yes, their magnitude are same. अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा, ये फाइ तो ये भी फाइ ना. अगर इनका मैग्नीट्यूड नहीं सेम रहेगा तो ये कोई कर्वीलिनियर रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं. अगर इनका ये सर्कल का रेडियस सेम नहीं रहेगा तो इनका मैग्नीट्यूड सेम है पर इनका वेक्टर रेडियस वेक्टर सेम नहीं है. रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कुलर मोशन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ठीक है. अब नाउ वी आर गोइंग टू आल्सो डिस्कस about a term
called angular displacement. Angular displacement. आपने लीनियर मोशन में बेसिक्स, लीनियर आपको देखो ये सब टर्म्स रिप्लेसमेंट आने वाले हैं कुछ. लीनियर मोशन में ये एंगुलर मोशन है और ये लीनियर मोशन, ठीक है. LM लीनियर मोशन लिखा हूं मैंने और ये एंगुलर मोशन. जो डिस्प्लेसमेंट था ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस से दिखाते थे, यहां पर रिप्लेस होकर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा से. जो लीनियर वेलोसिटी v से दिखाते थे वो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा से. जो लीनियर एक्सेलरेशन a से दिखाते थे वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा से. रोटेशनल मोशन एंगुलर मोशन है कि लीनियर मोशन? कोई चीज घूमने वाली है, एंगल बनने वाला है, यहां पर एक सर्टेन एंगल बनने वाला है सर्कुलर में, रोटेशनल में, सो डेफिनेटली इट इज एन एंगुलर मोशन. तो जो जो टर्म आपने पहले पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म रिप्लेस होंगे. डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन से, सारे टर्म रिप्लेस हो गए यहां पर. सो हियर इज द टर्म एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Angular displacement is denoted by theta. First I will write the definition of this. Angle traced by radius vector at the center of circle. Angle traced by radius vector at the center of the circle is called angular displacement. देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, रियली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. अब मैं पूछूं, अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? जस्ट सेम इज दिस. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. Here I have written the bar. Vector means it is in vector quantity. Now I will show how it is in vector quantity. तो मैंने यहाँ पर लिखा angle traced by the radius vector at the center. This is the definition. Angle traced by radius vector at the center of the circle is called angular displacement. Wait, I will draw one diagram here, so you will able to get it properly. I am drawing. So here is the diagram for understanding the angular displacement. Here I have written the definition. And here I missed at that instant, traced by the radius vector at center of circle at that instant. Also write down at that instant, उस टाइम पे जब आपने देखा. So here is a diagram of this angular displacement. We are going to study angular displacement here. Particle भी P पे है. This is the radius vector. You can say whatever you want to say radius. मैं radius ले लेता हूँ, vector quantity मैंने define करता हूँ. मैंने अभी यहाँ पर radius OP radius है, OQ radius है. Particle P पे था टाइम जीरो. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम जीरो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम जीरो? टाइम जीरो मीन्स कि टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है. अभी तो 3-4 बज भी गए, टाइम अभी नहीं स्टार्ट हो रहा है. एग्जैक्टली क्या है? व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस, ये पार्टिकल ऑलरेडी ऐसे घूम रहा था. व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस, जब भी आप फिजिक्स में टाइम जीरो लगते, आपने जब से प्रोसेस देखना स्टार्ट किया, आप लेक्चर लेट से आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर तभी से स्टार्ट हुआ. आप 1 घंटा लेट आए तो लेक्चर 1 घंटा लेट नहीं स्टार्ट हुआ, लेक्चर पहले से स्टार्ट हो गया था ना. आप जब आए तब से आप वहां अपने से टाइम गिने होगा, हाफ एन आवर हो गया, 1 घंटा हो गया, तो उसी हिसाब से यहाँ पर टाइम जीरो है. टाइम जीरो मीन्स व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द पार्टिकल. व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द पार्टिकल वाज एट P एंड हियर द टाइम स्टार्ट्स. पार्टिकल P से Q की तरफ चला गया इन टाइम T में, उसने S आर्क डिस्प्लेसमेंट जो है ट्रेवल कर लिया, S आर्क का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया. तो जो ये रेडियस वेक्टर है, ये दो रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है ना, थीटा, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये रेडियस वेक्टर की वजह से ट्रेस हो रहा है. आपने वेल्ड किया स्टोन को एट टाइम पे, उसको घुमाया, एक रिवोल्यूशन कर दूंगा तो कितना घूम जाएगा, कितना एंगल हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई. एक बार ये सर्कमफरेंस पे घूम गया तो अपने को पता चल गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 पाई. अगर उसने हाफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल अगर उसने कवर कर दिया पार्टिकल ने, तो हाउ मच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट वी नो दैट इज हाफ पाई आर. हाफ 2 पाई आर का हाफ करना पड़ेगा आपको, मतलब मींस पाई आर. आप एक पूरा सर्कल घुमा तो 2 पाई आर, हाफ घुमा तो पाई आर. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी अगर पूरा सर्कल घुमा तो आप कितना लोगे, 2 पाई. और अगर हाफ घुमा, हाफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल घुमा यहां तक, तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? पाई. प्रॉपर. सो हियर इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा
And what is the basic formula of theta for calculating the angle in maths? Is arc is the s, this is the displacement s, arc upon radius, arc upon radius, arc is s and radius is r. So basic formula is equal to s equal to r theta. ये आपके टेक्स्ट बुक में अभी नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले सब टेक्स्ट बुक में ऐड किया था, अभी बेसिक आपको लिख के छोड़ दिया गया है, ये बहुत यूज होगा। आप आगे कोई भी सम्स लोगे, सीईटी और जेई कोई भी सम्स करने जाओगे, आपको बेसिक्स इसका चाहिए, तो इसलिए आपके पहले टेक्स्ट बुक में था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एस इज इक्वल टू आर थीटा, दिस इज द स्केलर फॉर्म, एस इज इक्वल टू आर थीटा। नाउ व्हाट आई सेड, थीटा इज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज एन वेक्टर क्वांटिटी। सोचो कोई कभी एंगल वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, एंगल 50 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है क्या? यस, दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी। हियर आई विल एक्सप्लेन हाउ इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। डेल्टा एस मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा मींस चेंज इन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड आर मींस रेडियस वेक्टर, आर क्रॉस मींस रेडियस वेक्टर। ये इसको आपको ऐसे लिखना है, आर क्रॉस डेल्टा थीटा मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म है ये। अब यहां पर मैंने पंच पॉइंट लिखा है, फॉर फाइनाइट टाइम। फाइनाइट मींस एक जो मेजर कर सकते हैं, एक अच्छा टाइम मतलब बड़ा टाइम, जैसे 1 मिनट 2 मिनट। फॉर फाइनाइट टाइम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज इन स्केलर क्वांटिटी। नोट इट डाउन, फॉर फाइनाइट टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन स्केलर क्वांटिटी, एंड फॉर इनफाइनाइटेसिमल टाइम इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। इनफाइनाइटेसिमल मींस बहुत छोटा टाइम, इनफाइनाइट मींस इंस्टेंटेनियस, बहुत फटाक से, एकदम जल्दी से। एग्जांपल, सपोज आप बाइक पे ट्रेवल कर रहे हो, आपको कोई फ्रेंड दिख गया, बाइक पे आप फास्ट ट्रेवल कर रहे हो, फ्रेंड दिख गया, आपने बस वेव किया और आगे चले गए। तो जो बाइक पे ट्रेवल कर रहे हो वो फाइनाइट टाइम है, आप बहुत देर से ट्रेवल कर रहे हो, 1 घंटे से। पर ये इनफाइनाइटेसिमल मींस कौन सा टाइम है, ये आपने उसमें वेव कर दिया उसको, आपका फ्रेंड दिख गया, आपने उसको जस्ट वेव कर दिया, तो वो इनफाइनाइटेसिमल टाइम हो गया, मतलब अपने फटाक से वेव किया और चले गए, ऐसा नहीं कि रुक के उससे बात करने लग गए। ठीक है, फाइनाइट टाइम मींस आप बाइक पे ट्रेवल कर रहे हो, और इनफाइनाइटेसिमल टाइम्स मींस आपने जस्ट वेव किया और चले गए, इंस्टेंटेनियस, बहुत फटाक से करके और चले गए। तो ये इनफाइनाइटेसिमल मींस बहुत छोटा टाइम। छोटे टाइम के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, छोटे टाइम के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और बड़े टाइम के लिए, फाइनाइट टाइम के लिए, एक बड़े टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर रेंज के टाइम के लिए ये स्केलर क्वांटिटी है। सोचो कैसे हो सकता है कि एक बड़े टाइम के लिए कोई चीज स्केलर है और एक छोटे टाइम के लिए कोई चीज वेक्टर है। आपको ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में नहीं बताया गया, पर पहले की टेक्स्ट बुक में ये था। छोटे टाइम के लिए ये वेक्टर है और बड़े टाइम के लिए स्केलर है। अच्छा, आपने 11th में स्केलर वेक्टर चैप्टर था, तो उसमें वेक्टर में बहुत सारे लॉज थे, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम, बहुत सारे लॉ थे। कोई भी चीज अगर वो सब लॉ को फॉलो करेगी ना, तो ही वो वेक्टर होगी, नहीं तो फिर वेक्टर उसको अपने मतलब कैटेगरी से बाहर निकाल देते हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज इन करंट। करंट इज इन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज जब भी 2 वायर है सर्किट में कनेक्ट करोगे आप, 2 वायर कनेक्ट होंगे ना, इधर से करंट I1 आया, इधर से I2 आया, ये दोनों करंट ना ऐड हो जाते थे सर्किट में, रेजिस्टेंस सीरीज, रेजिस्टेंस पैरेलल, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो दोनों करंट ना ऐड हो जाते हैं। पर वेक्टर क्या बताता है, अगर 2 करंट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो उन लोग ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। पर 2 करंट, इधर 2 वायर है और इधर से 1 वायर गया, तो दोनों करंट ऐड होकर तीसरे वायर में जाते थे, I1 प्लस I2 हो जाता था, I1 यहां से I2 यहां से, I1 प्लस I2 हो जाता था। तो इसीलिए करंट को वेक्टर में नहीं डाला गया, क्योंकि वो कुछ वेक्टर्स के लॉ को ना फॉलो नहीं करता। आपको कोई भी चीज फॉलो कर, अगर कुछ किरचॉफ लॉ, जैसे एक लॉ के अंदर सर्टेन एक लिमिट के अंदर बनाया गया है, वो ओम्स लॉ, तो आप कुछ एक सर्टेन लिमिट है, वहीं पर वो लॉ फॉलो होगा, कोई भी चीज, खाली ग्रेविटेशनल छोड़ के वो यूनिवर्सल लॉ है। तो वैसे ही यहां पर एक हम लोग पहले जो टेक्स्ट बुक रहती थी उसमें एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके हम लोग बताते थे टेक्स्ट बुक से, बट हियर इन दिस टेक्स्ट बुक यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। द रीजन बिहाइंड दिस कि इन्फिनिटेसिमल टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए वो वेक्टर है, क्योंकि इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये रीजन है, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, पर अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। इसका मेन ये इस रीजन को प्रूव किया जाता है उस डिमॉन्स्ट्रेशन से, आपके टेक्स्ट बुक में अभी नहीं है। तो उसका डिमॉन्स्ट्रेशन का यही रीजन है कि वेक्टर ये कब है, जब ये फॉलो करता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर।
और फाइनाइट टाइम, बड़े टाइम के लिए ये नहीं फॉलो करता एक्चुअली कम्यूटेटिव लॉ को, मतलब ये लॉ को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसको फॉलो नहीं करता. सो दैट इज व्हाई इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, वो इस कैटेगरी में नहीं आ पाया. पर छोटे टाइम के लिए ये इसको फॉलो करता है और इसलिए इसको वेक्टर के अंदर रखा गया. अच्छा, छोटा बड़ा टाइम रहेगा, सपोज बड़ा टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़े टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट. बड़ा टाइम है, टाइम टी है, तो डिस्प्लेसमेंट बड़ा. पर अगर बहुत छोटा टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा, मतलब बहुत कम टाइम, छोटा डिस्प्लेसमेंट, वहां पर इसको हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं. पर बड़ा टाइम है तो इसको नहीं बोलेंगे बिकॉज इट डजंट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. इसका डिमॉन्स्ट्रेशन होता है पर अभी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्रूविंग हियर. सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल वेक्टर क्वांटिटी. मैं इसका और एक एग्जांपल दूंगा, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल. तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है. वेट, फर्स्ट मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूं. द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल, एक जनरल बेसिक्स डायग्राम देख लो, फिर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं. एक्स वाई जेड, तीन प्लेन है एक्स वाई जेड. एक पार्टिकल है जो ना एक्स जेड प्लेन में घूम रहा है. एक्स जेड प्लेन समझते हैं ना आपको, एक्स जेड, ये एक्स और ये जेड, ये टेबल है, ये एक्स और जेड प्लेन है, और वाई ऊपर है, यहां देख लो वाई ऊपर है, एक्स जेड प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है. एक्स जेड मतलब एक टेबल, एक पेज पे पार्टिकल घूम रहा है और वाई ऊपर है, वाई डायरेक्शन ऊपर है, यहां पर ऐसा मैंने बनाया है. एक्स जेड प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है. अभी पार्टिकल पी पे है, टाइम जीरो पे. टाइम डेल्टा टी पे दिख रहा है आपको, टाइम डेल्टा टी पे पार्टिकल कहां पर चला गया? क्यू पे. टाइम डेल्टा टी मतलब इन थोड़े से, डेल्टा टी मतलब बहुत छोटा टाइम है, चेंज इन टाइम है, ये बहुत छोटा टाइम है. डेल्टा जहां भी बोला, छोटे टाइम में वो डेल्टा टी इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेस कर दिया, डेल्टा थीटा इतना एंगल उसने ट्रेस कर दिया पी से क्यू तक जाने के लिए. बहुत छोटा है, इसको डायग्राम में बड़ा दिखाया. तो अब आपको इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है. मैंने क्या बताया? राइट हैंड थंब रूल. एंड व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल? इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. हियर द वाई एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. वाई एक्सिस को आपको हाथ में पकड़ना है. इमेजिन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड विद द फिंगर्स कर्ल्ड अराउंड इट एंड थंब आउट स्ट्रेच. with the fingers curled around it and thumb outstretched. The curled finger, ये y axis है, देख लो. The curled finger will give the sense of rotation, मतलब जो पार्टिकल घूम रहा है ना उसका सेंस ऑफ रोटेशन दे रहा है. दिख रहा है आपको? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दिख रहा है? पार्टिकल से दिख रहा है, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है. And thumb outstretch will give the direction of angular displacement. आपने राइट हैंड थंब रूल 10th में भी पढ़ा होगा करंट के लिए. जो वहां पर करंट का डायरेक्शन दिखाता था, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दिखा रहा है. कर्ल्ड फिंगर बताएगा कि पार्टिकल ऐसा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, इट विल क्लियर ऑल द थिंग्स. आपने स्क्रू देखा रहेगा, स्क्रू और नट बोल्ट करते हैं ना काम. जब आप उसको ऐसे घुमा रहे हो, सपोज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वेट, so here is the thing, anti-clockwise upward, always remember this point, punch point, anti-clockwise upward and clockwise means downward. आपने स्क्रू और नट बोल्ट देखा रहेगा. जब उसको आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे, तो जो उसमें नट है वो और वो पूरा स्क्रू ड्राइवर है, उससे नट किधर जाता रहता है? जब आप ऐसे घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो नट किधर जाता रहता है? ऊपर, क्योंकि थंब ऊपर है ना. देखो मैं कौन सा मोशन करा रहा हूं, नट को, नट बोल्ट को मैं कौन सा मोशन करा रहा हूं? जस्ट घुमा रहा हूं. मैं ऐसा उसको ऊपर ले रहा हूं क्या? नहीं, पर वो किधर आने लग जाता है? ऊपर आने लग जाता है. वैसे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है. और जब मैं उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ऐसा क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, थंब नीचे है ना, तो वो किधर जाने लग जाता है? एग्जैक्टली नट बोल्ट टाइट होने लग जाता है, अंदर, किसी चीज के अंदर, कोई भी मेटल बॉडी उसके अंदर जाने लग जाएगा. एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो वो ऊपर आने लग जाता है. दिख रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली किधर है? ये आप जनरली एग्जांपल समझ के रखो. वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बताते हैं ना, इसका मतलब यही है कि आप अपवर्ड जब आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अपवर्ड आएगा, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो डाउनवर्ड आएगा. याद रखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन वेक्टर क्वांटिटी. फॉर फाइनाइट टाइम इट इज इन स्केलर, फॉर स्मॉल टाइम इट इज इन वेक्टर, फॉर फाइनाइट टाइम इट इज स्केलर बिकॉज इट डजंट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, एंड फॉर स्मॉल टाइम इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. याद रखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी है. तो जनरली अगर इसके वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा. एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. आप वो स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल याद रखो. जब ऐसे घुमाते हो आप तो नट किधर आने लग जाता है? ऊपर. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका किधर होने लग जाता है? ऊपर. और आप ऊपर खींच नहीं रहे हो, खाली घुमा रहे हो.
और आप ऐसे घुमा रहे हो क्लॉकवाइज, सपोज आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो किधर जाने लग जाएगा, डाउनवर्ड, वो नीचे नीचे टाइट होते जाएगा, तो नीचे जा रहा है, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. ओके, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी, आफ्टर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एंगुलर velocity which is denoted by omega bar, okay. Here is the term angular velocity which is denoted by omega bar. The definition of angular velocity is rate of change of angular displacement. It is same like linear velocity. जैसे आप linear velocity लिखते थे तो उसमें क्या लिखते थे, rate of change of linear displacement upon time ना. So here is also the term angular velocity is rate of change of angular displacement. मैं आपको first I will do the analogy with the linear velocity, then you will able to get it properly of angular. So first I have written the formula of linear velocity average. अगर आपको linear velocity average निकालना है तो total displacement upon total time. आप average velocity निकालने के लिए total displacement upon total time. अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस मतलब एक सर्टेन बहुत कम टाइम के लिए, बहुत फटाक से, बहुत जल्दी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. सो हियर द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज ओमेगा एवरेज आपको निकालना है. इफ आई विल डू द एनालॉजी ऑफ लीनियर एंड एंगुलर, ओमेगा एवरेज, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और टाइम तो सेम है. लीनियर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट आई हैव रिटन इन द प्लेस ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आई हैव रिटन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. वी विल राइट टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. दिस विल बी द ओमेगा एवरेज. सपोज इफ द पार्टिकल परफॉर्म वन रेवोल्यूशन, पार्टिकल ने एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, व्हाट विल बी द थीटा, देयर इज वन सम ऑन दिस, व्हाट विल बी द थीटा, theta is equal to 2 pi ना. So what will be the omega? In place of theta I will write 2 pi and here is a t. So omega will become 2 pi by t. अच्छा, in place of 1 by t what I can write? एक पार्टिकल ने पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया, तब मैंने थीटा के बजाय 2 pi लिखा और स्मॉल t को कैपिटल T से रिप्लेस कर दिया टाइम पीरियड. 1 by t, what will be the 1 by t? 1 by t means frequency. So here 1 by t के बदले मैंने क्या लिख दिया, 2 pi n. ये फॉर्मूला बहुत यूज करेंगे हम लोग एक समझ में भी. अच्छा, अब नाउ दिस इज द स्केलर फॉर्म, आई हैव रिटन, दिस इज द स्केलर फॉर्म. देखो आप, मैंने सेम इसकी तरह ही लिखा है स्केलर फॉर्म को कंपेयर करके, स्केलर फॉर्म में. नाउ फॉर राइटिंग इन द वेक्टर फॉर्म, वी इंस्टेड, ये लीनियर में था, अब मैं एंगुलर में लिख रहा हूं. ये लीनियर है, ये एंगुलर, याद रखो, ये लीनियर का एवरेज लिखा हूं, ये एंगुलर का एवरेज लिखा हूं. तो v इंस्टेंटेनियस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. वैसे मैंने ओमेगा इंस्टेंटेनियस के बदले क्या लिखा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. ये मैंने लिमिट लिख दिया है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0. t, ये लिमिट का मतलब कब आता है, जब बहुत टाइम छोटा होता है ना, बहुत कम होता है ना, तब ये लिमिट लिख देते हैं. बेसिक रूल है, जब बहुत टाइम छोटा है इंस्टेंटेनियस है कोई चीज को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. और इन सब को, ये पूरे टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इंस्टेंटेनियस का ये फॉर्मूला है प्रॉपर ना. बिकॉज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा. हियर आई विल गिव एन एग्जांपल. मैंने बोला ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का दिए थे वही डायग्राम, वैसे ही आपको एक्सिस बना के पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका एग्जांपल आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा. सी, सपोज मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं. एक बॉडी है, वो यहां पर डिस्प्लेस कर रही है, इस तरफ चल रही, उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो उसका वेलोसिटी इस तरफ होगा? नो, वेलोसिटी विल बी इन दैट डायरेक्शन ओनली ना. अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तो वेलोसिटी भी इस तरफ. कोई थोड़ा अलग ही होगा जो ऐसा बोलेगा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ और वेलोसिटी, स्प्रिंग नहीं है वो. डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, वेलोसिटी भी इस तरफ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, लीनियर वेलोसिटी भी इस तरफ. जो मैंने आपको पहले डायग्राम बनाया था सेम, उसमें भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर दिखाया था, तो एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन कहां पर होगा, ऊपर ही होगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहां पर रहेगा वहीं पर एंगुलर वेलोसिटी भी होगा. प्रॉपर है, ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट यहां, वेलोसिटी वहां. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर था राइट हैंड थंब रूल से, वही सेम रूल लगा के आपको एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज डाउनवर्ड आएगा. क्योंकि जो नट है वो ऊपर आने वाला था, तो कितनी स्पीड से आ रहा है,
नीचे जाने वाला था कितने स्पीड से आ रहा है, वो उसका एंगुलर वेलोसिटी है. सो नेक्स्ट टर्म इज हियर एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन इज denoted by alpha bar. Alpha bar means it is also an vector quantity. Definition is rate of change of angular velocity. Rate of change of angular velocity. Here I have written the formula of linear acceleration. A average. A average का formula आपने पढ़ा है, ये स्केलर फॉर्म में लिखा. ये A इंस्टेंटेनियस, जहां भी वर्ड इंस्टेंटेनियस आता है मतलब छोटे टाइम के लिए, और छोटे टाइम के लिए वेक्टर हो जाता है बिकॉज इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. ऑलवेज रिमेंबर दिस, बिकॉज इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. तो ये लीनियर के लिए लिखा है. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द वेक्टर, अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन, अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन. सो हियर इज द एनालॉजी ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. एवरेज, लीनियर के सामने मैंने एंगुलर लिख दिया है. एवरेज देखो, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी. सेम इसके तरीके से मैंने लिख के दिखाया. लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. इस पूरे को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. इंस्टेंटेनियस वेक्टर है और एवरेज स्केलर है. छोटे टाइम के लिए वेक्टर है बिकॉज इट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, और बड़े टाइम के लिए स्केलर है बिकॉज इट डजंट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ. So here the direction angle, we have studied about the angular acceleration, that angular acceleration is the vector quantity. It means it will have a magnitude as well as direction. So the direction of angular acceleration is given by right hand thumb rule, same as like angular displacement, same as like angular velocity. But here is some trick. See it properly. I have drawn the same diagram which I have drawn on the angular displacement time. I have drawn the same diagram. Particle is at P. Particle is rotating with constant, moving in a constant angular velocity omega 1, and the velocity is omega 1 at point P. Particle has the velocity of omega 1. At point Q, particle got the velocity of omega 2. थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी ओमेगा 2 हो गया. अच्छा, now in this case, where is the direction of angular displacement? Upward. प्रॉपर ना, क्योंकि ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे घूम रहा है तो अपवर्ड है. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? अभी जैसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू चेक किया, एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर ही होगा. वेयर इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? टेल मी, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां होगा? सो हियर वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू चेक, डज ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2 और लेसर देन ओमेगा 2? अगर ओमेगा 2 बड़ा है मतलब स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. और स्पीड बढ़ रहा है, देन द एक्सेलरेशन, देन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अपवर्ड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ सेम दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर सबका डायरेक्शन ऊपर होगा. बट अगर ओमेगा 2 छोटा होगा ओमेगा 1 से, ओमेगा 2 छोटा होगा मतलब स्पीड कम हो रहा है ऊपर जाते टाइम, then the direction of angular acceleration will be opposite to the angular displacement, angular velocity. Wait, now see here, एक ट्रक है, सपोज एक बॉडी, कोई भी ट्रक है, आप कोई भी व्हीकल पकड़ लो, वो डिस्प्लेस कर रहा है राइट हैंड साइड पे, उसका कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. हाउ मच इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, एवरीवन नोज दिस, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है. सेकंड, सपोज वो ट्रक ना वेलोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. वेलोसिटी कब बढ़ेगी? जब कोई गाड़ी एक्सेलरेट करेगा ना. बाइक की वेलोसिटी कब बढ़ती है? जब एक्सेलरेट करेंगे ना. तो जब एक्सेलरेशन है इसलिए उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है. तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? दोनों एक ही साइड है, अपोजिट नहीं है. इधर पे एक्सेलरेशन नहीं था, यहां पर एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है, और यहां पर स्पीड बढ़ रही है. सेकंड, थर्ड केस, वेलोसिटी राइट हैंड साइड है, ट्रक आगे की तरफ जा रही है, पर एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? पीछे की तरफ. व्हेन दिस केस विल कम, व्हेन दिस केस विल अकर इन द व्हीकल, व्हेन वी हैव टू अप्लाई द ब्रेक. तब जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो एक्सेलरेशन लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी काम करता है और गाड़ी को स्टॉप करता है. क्योंकि ब्रेक अप्लाई करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में काम करेगा तो गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना. तो सिंपल एक्सेलरेशन जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है वेलोसिटी के. जब एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा. अब ब्रेक अप्लाई करते हैं, वेलोसिटी बढ़ता है कम होता है? कम होगा. तो वेलोसिटी इधर टाइम के साथ कम हो जाएगा, और जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट रहता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है.
और दोनों का डायरेक्शन दिख रहा है आपको अपोजिट है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होने वाला है। तो अगर इफ हियर इन दिस केस ओमेगा 2 इज लेसर देन ओमेगा 1, ओमेगा 2 इफ ओमेगा 2 is lesser than omega 1, then where is going to be the direction of angular acceleration? It is going to be in downward direction. अगर स्पीड कम हो रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, इनसे अपोजिट होगा। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी से डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये अपवर्ड है, ये भी अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है व्हेन द स्पीड इज डिक्रीजिंग। डे टू डे लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं एक जनरल। फैन, यू हैव सीन ए फैन ना, जब फैन स्टार्ट करते हैं ना, स्पीड बढ़ते जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए, बहुत नहीं, ऐसा नहीं कि एक दो दिन तक बढ़ते ही जा रहा है, कुछ टाइम के लिए स्पीड बढ़ता है, कुछ 1 मिनट आप 30 सेकंड मान कर, तो उतने टाइम के लिए उसका स्पीड बढ़ते जाता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी भी ऊपर और एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऊपर। जब वो कुछ टाइम तक, एक 30 सेकंड या 1 मिनट तक, जब तक फास्ट एकदम सेट रोटेशन में नहीं आ जा रहा है, तब तक उसका स्पीड बढ़ते आता है और तब तक तीनों का डायरेक्शन ऊपर रहता है, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। बट व्हेन आप जब फैन को बंद करते हो, तो क्या फैन बहुत और स्पीड चलने लग जाता है? नहीं, तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी ऊपर ही रहते हैं, पर एंगुलर एक्सेलरेशन उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और धीरे 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 उसको बंद कर देता है। सेम एज लाइक द व्हीकल, वेलोसिटी आपका आगे ही था, आप आगे ही जा रहे थे और आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो आपकी ब्रेक आपकी स्पीड को कम कर देगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे काम करना है प्रॉपर। सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी, we are going to solve one numerical basis on this.